रहमान रहीम। So yesterday we talk about already JVP, that is called jugular venous pressure wave। ठीक है, उस टॉपिक को प्लीज कोशिश करें कि बार बार पढ़े, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वहाँ तक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी फिनिश हो गई। आज हम उसकी पैथोलॉजी पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हार्ट फेलियर। हेडिंग दे दें बस प्लीज, बात है नहीं। हाँ, हेडिंग लिखे हार्ट फेलियर। Actually, heart failure is a condition in which the heart is pumping insufficiently, which do not fulfill the demand of the body। अगर हार्ट इतना पंप ना कर सके ब्लड को जिसपे बॉडी की डिमांड को पूरी करे, उसको क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर। यहाँ पहले कि अ कंडीशन, बात है नहीं प्लीज, और नोट्स बनाते रहे हर एक। अ कंडीशन इन विच द हार्ट इज insufficiently, प्लीज बात है नहीं ना यार, pump the blood which do not fulfill the demand of body, that is called heart failure। एक्चुअली हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है? हार्ट मसल बिकम वेरी वेरी वीक। हमें ये डिस्कस किया था कि हार्ट को 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड निकालना चाहिए, जिस पे वो हेड से लेकर टोस तक पूरे बॉडी की डिमांड को क्या करे? पूरी करे। अगर हार्ट अंदर से वीक है और वो 1 मिनट में 3 लीटर ब्लड निकाले या 2 लीटर ब्लड निकाले और उस पर बॉडी की डिमांड को पूरी ना करें, तो हम कहेंगे सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस है। उस इम्बैलेंस डिमांड और सप्लाई के दरमियान क्या कहलाता है? हार्ट फेलियर। तो देखिए, एक्चुअली हार्ट फेलियर के जितने भी लोग आते हैं उसमें कार्डियोलॉजी के अंदर हम इस तरह एक रिप्रेजेंटेटिव स्केच से ये बताते कि जो बॉडी की डिमांड है वो ज़्यादा होती है, इंक्रीज़ होती है, क्योंकि बॉडी कहती है कि हमें ब्लड दें, लेकिन हार्ट जो है वो सही तरीके से ब्लड निकालता नहीं है। तो यहाँ पे लेके कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है। क्या होता है? कार्डियक आउटपुट, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। तो जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो रिलेटिवली डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस इम्बैलेंस को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। अब इसमें लोग कन्फ्यूज़ क्या करते हैं? हार्ट फेलियर को लोग कन्फ्यूज़ करते हैं कार्डियक अरेस्ट के साथ। किसके साथ? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के अंदर हार्ट बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, द पर्सन बिकम अनकॉन्शियस एंड देयर इज एब्सेंट रेडियल पल्स। ये दो बातें। अगर एक बंदा है वो गिरकर अनकॉन्शियस हो जाए और उसकी जो रेडियल पल्स है वो एब्सेंट हो, इट्स मीन द पेशेंट इज इन कार्डियक अरेस्ट। वो किस में है? कार्डियक अरेस्ट। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, इमरजेंसी के अंदर हम डायरेक्ट CPR स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? CPR, स्टैंड पार, स्टैंड पार, वेरी गुड। कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन इसको कहते हैं। हम CPR करते हैं और हम इसको कहते हैं चेस्ट कंप्रेशन। वेरी गुड। चेस्ट कंप्रेशन करते हैं और इतना रेट से करते हैं कि हम 1 मिनट में 100 कर सकें। ठीक है, और 30 कंप्रेशन के बाद माउथ टू माउथ ब्रेथ देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो जो CPR है वो हम कार्डियक अरेस्ट में करते हैं। अब एक बंदा है वो घर बैठा है, वो खाना भी खा रहा है, मतलब इधर उधर जा भी सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा देर तक घूम फिर नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मैं ज़्यादा देर तक वॉक करता हूँ तो मेरी बॉडी की जो डिमांड है ब्लड की वो क्या हो जाती है? ज़्यादा, और फिर जो हार्ट है वो इतना पंप नहीं कर सकता कि उस डिमांड को पूरा करें। तो हार्ट फेलियर के लोग कॉन्शियस होते हैं, वो बातें कर सकते हैं, वो घूम फिर सकते हैं, कुछ हर एक चीज़, लेकिन वो डेली लाइफ में बियॉन्ड द लिमिट काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका हार्ट फेल है, वो सफिशेंट ब्लड इजेक्ट नहीं कर सकता। तो देखिए, 5 लीटर से ब्लड कम इजेक्ट करना हार्ट का वो हार्ट फेलियर है, और 0% इजेक्ट करना वो क्या है? कार्डियक अरेस्ट है। इसको हम कार्डियक एसिस्टोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक एसिस्टोल। ए मीन एब्सेंट, सिस्टोल मीन कंट्रैक्शन। अगर हार्ट कंट्रैक्ट ना कर सके तो ब्लड इजेक्शन 0, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। तो अनकॉन्शियसनेस प्लस एब्सेंट पल्स, दीज आर द हॉल मार्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट। लेकिन हार्ट फेलियर के लोग तो सही होते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जो डिमांड है बॉडी की वो ज़्यादा होती है और कार्डियक आउटपुट क्या होती है? कम होती है। आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है,
इट इज़ नॉट अ डिजीज़, ये डिजीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट अ डिजीज़ बट इट इज़ अ कंडीशन, ये सिर्फ एक क्या है, बट इट इज़ अ कंडीशन, ये एक कंडीशन है, लेकिन ये एक बीमारी नहीं है, इट इज़ नॉट अ डिजीज़। ये डिजीज़ की वजह से हो सकती है लेकिन खुद प्राइमरीली ये डिजीज़ नहीं होती, ठीक है। अब हार्ट फेलियर के अंदर इसके लिए टाइप्स, व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर, यहाँ पे याद रखें बुक ने मेंशन किए हैं दो टाइप्स, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर एंड राइट साइड, लेकिन हम चार पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, अब ये हम पढ़ेंगे द न्यू टाइप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। देखें डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, इस केस के अंदर आप लोग लिखें कि इन दिस कंडीशन the heart is not able to रिलैक्स प्रॉपरली। देखें ये वो कंडीशन है जिसमें हार्ट सही तरीके से रिलैक्स ना कर सके, सो दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्सेशन है, तो वो कंडीशन जिसमें हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स ना कर सके उसका नाम क्या है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है। फॉर एग्जांपल एरिथमियास किसके अंदर होता है, एरिथमियास के अंदर। तो आप लोग मुझे ये बताएं व्हाट इज एरिथमियास, दैट इज एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट। तो अगर हार्ट की रिदम एबनॉर्मल हो जाए तो फ्लिकरिंग ऑफ द हार्ट ज़्यादा होगी, पल्पिटेशन होगी, जितना कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो डायस्टोलिक टाइम कम होगी कि ज़्यादा, कम होगी। जब हार्ट रिलैक्स नहीं करेगा तो वो ब्लड फेल नहीं करेगा, जब वो ब्लड फेल नहीं करेगा तो उसकी कार्डिक आउटपुट क्या होगी, कम होगी, वो इतना कम होगी कि वो बॉडी की डिमांड को पूरी नहीं कर सकेगी। तो एरिथमियास के अंदर अगर हार्ट फेलियर हो सकता है तो वो कौन सा होता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद लेके सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, अनदर कंडीशन दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब इसको डिस्कस करेंगे कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब क्या है। एक्चुअली जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है इस कंडीशन के अंदर हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन देयर विल बी नो इजेक्शन, अगर इजेक्शन नहीं है तो फिर बॉडी की डिमांड पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पहले कि इन दिस कंडीशन the heart is not properly contract। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन कैपेबिलिटी को आयोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनोट्रोपिक। तो उसमें आयोनोट्रोपिक इफेक्ट जो है वो वीक होता है। तो इन दिस कंडीशन द हार्ट इज नॉट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग बताए डेफिनेटली, क्योंकि ब्लड की जो इजेक्शन है वो तो कॉन्ट्रैक्शन में होती है, लेकिन अगर हार्ट के मसल इतने वीक हो जाए कि वो ब्लड तो ले लेकिन ब्लड को निकाल ना पाए, इफ देयर इज नो इजेक्शन देयर विल बी नो फुलफिलिंग डिमांड, क्योंकि बॉडी को ब्लड तब मिलेगी जब हार्ट क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे। अगर कॉन्ट्रैक्शन फेलियर है तो फिर ब्लड की जो इजेक्शन है वो क्या होगी, कम होगी। द कंडीशन इज कॉल्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। वेरी गुड, कौन सा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इट इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट मसल इज टू मच डायलेटेड। आप लोग इस पर याद रखें, हमने कहा था कि जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है वो कहते हैं कि जब हार्ट की मसल रिलैक्स होते हैं तो वो मैक्सिमम ब्लड लेगा और इतना मैक्सिमम ब्लड वो इजेक्ट करेगा, लेकिन विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट। किसके दरमियान, फिजियोलॉजिकल लिमिट। हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिट है। आप स्प्रिंग को खींचे एक खास लिमिट तक और इसको छोड़े तो वो दोबारा अपनी जगह पे आएगी क्या, नहीं। लेकिन अगर आप स्प्रिंग को बियॉन्ड द लिमिट खींचेंगे तो वो अपनी जगह पे दोबारा नहीं आएगी। तो ये जब बियॉन्ड द लिमिट आप खींचेंगे तो उसका दोबारा क्या नहीं होगी, कंट्रैक्शन। तो ऐसा कंडीशन जिसमें वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट बिकम टू मच डायलेटेड, और कार्डियो का मतलब हार्ट का मसला और मायो का मतलब उसके मसल का मसला, और पैथी मीन डिजीज। तो ऐसी डिजीज जिसमें हार्ट के जो मसल है वो बियॉन्ड द लिमिट क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, तो उसमें दोबारा क्या नहीं होगी, कंट्रैक्शन। सो दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर दोनों के अंदर बॉडी की डिमांड को हम पूरी नहीं कर सकेंगे। अनदर कंडीशन दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। कौन सी कंडीशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इसमें क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर, हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट,
इसमें जो हार्ट के मस्कुलर सेल है उसकी डेथ हो जाती है। अगर हम कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड की जो सप्लाई है वो मायोकार्डियम को कम करें, लेकिन इतना कम ना हो जिस पे हार्ट की सेल क्या हो जाए, डाई, उसका नाम एंजाइना है। क्या है, एंजाइना। लेकिन अगर हार्ट की सप्लाई इतनी कम पड़ जाए कि वहाँ पे लोकल सेल की डेथ हो जाए, इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। और हार्ट सेल की जब डेथ होती है तो उससे कार्डियक मार्कर्स आते हैं जिसको ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड सी के एम भी कहते हैं। याद है क्या नहीं? तो अगर चेस्ट पेन है, मतलब चेस्ट में हैवीनेस है और वो लेफ्ट साइड पे रेडिएट करती है और उस बंदे की कार्डियक मार्कर सीरम में एलिवेट है, द पेशेंट हैज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो घर में आप लोगों को प्रायोरिटी बेस पे उसको एस्पिरिन खिलाने हैं। क्या खिलाने हैं? एस्पिरिन। 3-4 डिस्प्रिन दे दे, एस्पिरिन दे दे और पेशेंट को बताए कि चबा के उसको खाए और ज़बान के नीचे इसका एनजीसिड गोली रखे। क्या रखे? एनजीसिड। ये नाइट्रोग्लिसरीन है। जो एनजीसिड है ये ग्लिसरल नाइट्रेट है और ये ब्लड सप्लाई हार्ट को क्या करती है? इंक्रीज करती है, जिससे इंसान पे चेस्ट की जो हैवीनेस है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है और कार्डियक आउटपुट में थोड़ी सी बेहतरी आ जाती है। ठीक है, तो सवाल ये है, अगर हार्ट के मसल वीक है, उसकी सेल डेथ हुई है, तो कंट्रैक्शन हो सकेगी? नहीं होगी। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज आल्सो कॉल्ड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। कल मैंने कंडीशन बताया था, ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हार्ट के इर्द गिर्द अगर बहुत सारी फ्लूइड आ जाए और वो बहुत ज़्यादा आ जाए और जल्दी आ जाए, उसका नाम कार्डियक टेम्पोनाड है। क्या है? कार्डियक टेम्पोनाड। एग्जाम में ये सवाल बार बार आता है कि कार्डियक टेम्पोनाड पेशेंट के अंदर अगर हार्ट फेलियर हो सकता है तो वो सिस्टोलिक है कि डायस्टोलिक है? शाबाश, सोच के बताए, डायरेक्ट आंसर ना करे कि कार्डियक टेम्पोनाड है, पानी है, हार्ट के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पानी है और पानी ने हार्ट को बाहर से क्या किया है? कंप्रेस किया है। अब वो पानी नहीं चाहती कि हार्ट क्या करे? रिलैक्स करे। तो कार्डियक टेम्पोनाड कैन कॉज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। वो क्या कराता है? डायस्टोलिक। क्योंकि जो पानी है वो तो हार्ट को बाहर से कंप्रेस कर चुकी है, तो हार्ट अगर स्क्वीज है तो वो क्या नहीं कर सकता? रिलैक्स नहीं कर सकता, क्योंकि रिलैक्स करने के लिए उसको स्पेस चाहिए और उसका स्पेस बाहर से फ्लूइड ने घेरा है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कार्डियक टेम्पोनाड की वजह से जो हार्ट फेलियर होता है वो सिस्टोलिक है कि डायस्टोलिक, आंसर इज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। आप लोगों को एक और सवाल आता है एग्जाम में, विटामिन के नाम कौन बता सकता है? जो इनमें से एक बताए। विटामिन, चले, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? वेरी गुड। फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे पास बॉडी में 4 होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ए डी ई के। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो विटामिन सी है, जो सिट्रस फ्रूट के अंदर होता है। जो सिट्रस फ्रूट्स के अंदर या सिट्रस फ्रूट के अंदर विटामिन है, ऑरेंज के अंदर क्या है? विटामिन सी है। और बी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्सेस B1 होता है, B2 होती है, B3, लेकिन B4 नहीं होता, फिर B5 है, B6, B7, फिर B8 नहीं है, B9 है जिसको फोलिक एसिड भी कहते हैं, B10 नहीं है, B11 नहीं है, तो B12 है जिसको कोबालामीन कहते हैं, मीताकोबाल के नाम से जो टैबलेट्स आती है। अब सवाल ये है कि B1 की अगर हम बात करें, B1 को हम थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमीन। अगर थायमीन की डेफिशिएंसी आ जाए तो याद रखें उससे जो डिजीज होती है उसको बेरी बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरी बेरी, BERI और BERI, बेरी बेरी। बेरी बेरी इज अ डिजीज which is due to which deficiency? thiamine, vitamin B1। और बेरी बेरी के अंदर the predominant area to be affected that is heart। वो क्या है? हार्ट है। और हार्ट के जो मसल है वो बेरी बेरी के अंदर बियॉन्ड द लिमिट क्या होता है? डायलेट। तो कौन सा मायोपैथी होगी? डायलेट कार्डियोमायोपैथी। तो अगर हार्ट डायलेट हो जाए बियॉन्ड द लिमिट तो क्या नहीं करेंगे? सिस्टोल। तो याद रखें विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन कॉज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर? आंसर इज B1 डेफिशिएंसी, जिसको थायमीन कहा जाता है। ये भी एमसीक्यूज आते हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज फिंगर टिप्स पे आने चाहिए आप लोगों को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कैन कॉज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर? आंसर इज विटामिन B1। उसका नाम क्या है? विटामिन B1 एंड दैट इज थायमीन, THIAMINE, दैट इज थायमीन। क्योंकि थायमीन क्या करता है? उसकी डेफिशिएंसी से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है और वो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कराता है। अब इसके बाद हम हार्ट फेलियर को दूसरे अल्फाज में एक और टाइप से भी सेपरेट कर सकते हैं।
तो लेके जनाब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर और राइट साइड हार्ट फेलियर, इसमें डिफरेंस क्या है? तो पहले लिखे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। एक्चुअली लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का मतलब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सही तरीके से पंप नहीं करता, और हमारी पूरी बॉडी को जो ब्लड मिलती है वो कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। द पावरफुल एंड मस्कुलर चैम्बर ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर वो अंदर से डैमेज है, वो काम नहीं कर रहा, तो लेफ्ट साइड का इशू है कि राइट का? लेफ्ट साइड का, तो उसका नाम लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में ज़रूर एक सवाल आता है, एंड डेफिनेटली आता है। वो कौन सा सवाल है, मैं अभी उस पर आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन सा कंसेप्ट है इसके अंदर। यहाँ पहले कि सबसे पहले काजेस, वो कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 1, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ विच साइड हार्ट फेलियर इन पाकिस्तान आज के दिन तक वो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है। क्या है? अनकंट्रोल्ड। हम कहते हैं बीपी अपना कंट्रोल करे, वरना आपका दिल फेल हो सकता है। दिल फेल का मतलब हार्ट फेलियर है। क्या है? हार्ट फेलियर है। तो नंबर 1 लेके अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पता होना चाहिए कि अगर आप लोग 1000 काज लेके लेकिन यू मिस दिस वन, इट डजेंट मैटर, आप लोग को पास कराने में हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन 1000 चीज़ें ना बताए, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन बताना है। कौन से साइड के लिए? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। कैसे कराता है वो हम अब प्रूव करेंगे, ठीक है। नंबर 2, लेफ्ट साइड पे आप लोगों को पता है 2 वाल्व है, एक माइट्रल वाल्व और एक एओर्टिक वाल्व है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड किसके जरिए आता है? माइट्रल वाल्व, जिसको बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे एओर्टा निकलती है, तो कौन सा वाल्व है? एओर्टिक वाल्व है। अब चाहे इन दोनों वाल्व में कोई मसला हो तो फिर भी लेफ्ट साइड काम हो नहीं करेगा। तो यहाँ पे लेके वाल्वुलर हार्ट डिजीजेज या वाल्वुलर डिजीजेज, एनी डिजीजेज विच अफेक्ट वाल्व्स ऑफ द हार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? वाल्वुलर डिजीजेज। लेकिन वी शुड डेफिनेटली मेंशन कि लेफ्ट साइड की बात हम करेंगे तो उसमें एक माइट्रल वाल्व है और एक एओर्टिक वाल्व है। ऐसा है कि नहीं? माइट्रल वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व। अब इस वाल्व के अंदर अगर नेर्विंग आ जाए, ये तंग हो जाए, तो उसको स्टीनोसिस कहते हैं। और अगर इन वाल्व से दोबारा ब्लड वापस आता है तो उसको रीगर्जिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीगर्जिटेशन। स्टीनोसिस का मतलब कि वाल्व से आगे ब्लड का जाना क्या है? कम है। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफेक्ट। उसका कहते हैं फॉरवर्ड डिफेक्ट। और वाल्व का काम ब्लड को एक डायरेक्शन में लो करना कि 2, वेरी गुड, एक डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। लेकिन अगर ये वाल्व है वो ओपन तो हो जाता है लेकिन दोबारा बंद नहीं हो पाता, तो उससे बैकवर्ड फ्लो होगी क्या? नहीं। इसको कहते हैं बैकवर्ड डिफेक्ट, दैट इज रीगर्जिटेशन। वो क्या है? रीगर्जिटेशन। तो वाल्वुलर हार्ट डिजीज के अंदर या तो वाल्व की स्टीनोसिस हो सकती है या वाल्व की रीगर्जिटेशन हो सकती है, तो उससे भी हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, इसमें आप लोगों ने ये 2 काज, लेकिन ज़्यादातर जो एग्जाम में आता है वो क्या है? अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अब लिखे व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, कि ये लोग जब क्लिनिक आते हैं तो उनमें सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 डिजीनेस। ये लोग कंप्लेंट करते हैं कि ऑल द टाइम इन लोगों की जो बीपी है वो कम होती है। कार्डियक आउटपुट क्या है? कम है। जब कार्डियक आउटपुट कम है तो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन क्या है? कम है। दैट विल काज डिजीनेस एंड वर्टिगो। क्या होती है? वर्टिगो, सर का चक्कर आना। क्योंकि अगर आप ब्रेन को ब्लड ना दें, ब्रेन विल नॉट वर्क प्रॉपरली। और मैंने बताया है कि हमारे पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट साइड खराब है, वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा, तो ब्लड की इजेक्शन क्या होगी? कम होगी। तो ब्रेन की डिमांड हम पूरी कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। सो देयर विल बी डिजीनेस, वर्टिगो, फटीग। क्या होगी? फटीग, क्योंकि मसल को ब्लड सप्लाई क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो देयर विल बी इजी फटीगेबिलिटी, आसानी से इंसान थक जाता है। हाँ, अगर ब्लड का आउटपुट कम है तो आप लोगों के ख्याल में जो पल्स है दैट विल बी स्ट्रांग और वीक? वीक, क्योंकि इस पल्स का डिपेंड लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ है। आउटपुट कम है तो ब्लड का यहाँ पे आना भी क्या है? कम है। तो लेके वीक रेडियल पल्स। कौन सा पल्स? वीक रेडियल पल्स। जो रेडियल पल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक होगा। नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, इन लोगों के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दैट इज SOB। और डिस्पनिया होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड
पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्पनिया, एक्सीलेंट, ये आप लोगों को आना चाहिए, पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्पनिया। एंड दिस पेशेंट इज आल्सो डेवलप प्रोडक्टिव कफ, क्या होता है? प्रोडक्टिव कफ। व्हेन दिस पेशेंट केम टू द क्लिनिक दे हैव प्रोडक्टिव कफ। अब देखें, एक बंदा है वो क्लिनिक में आता है, अ पेशेंट वाज ब्रॉट बाय देयर फैमिली मेंबर टू द क्लिनिक विद अ प्रीवियसली नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन। इस बंदे को हिस्ट्री के मुताबिक पहले से क्या था? हाइपरटेंशन। बट घर में बैठे बैठाए सडन ऑनसेट उसको छाती का दर्द हो गया और सांस लेने में दुश्वारी फील हो गई, और आपने उसका जल्दी पल्स चेक किया तो उसका पल्स क्या है? वीक है। तो आपको समझ आना चाहिए कि ये मे भी लेफ्ट साइड की क्या है? हार्ट फेलियर है। बात समझ रहे कि नहीं? तो जल्दी हम क्या करेंगे, क्लिनिक में आप बैठे हैं, वी शुड ऑस्कुल्टेट द लंग्स। हम क्या करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो मसला है वो लंग्स पे जाता है, और अगर लेफ्ट साइड ब्लड ना निकाल पाए तो फिर ब्लड की जो प्रेशर है वो कहाँ पे ज़्यादा होगी? लंग्स में। और एक्सिस फ्लूइड इन द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी एडिमा। क्या होगी? पल्मोनरी एडिमा। तो यहाँ पे लेके ऑन ऑस्कल्टेशन, अब मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। इस बंदे की हम जल्दी पल्स चेक करने के बाद हम इसका क्या करेंगे? शाबाश, लंग्स ऑस्कुल्टेट करेंगे। तो यहाँ पे लेके ऑन ऑस्कुल्टेशन, ऑस्कल्टेशन हार्ट की करते हैं कि बेस ऑफ द लंग्स, बेस ऑफ द लंग, यहाँ पे नीचे बैक साइड से, और पेशेंट को कहते हैं कि आप सांस ले ले। तो जब वो सांस लेगा तो आप लोगों को एक एबनॉर्मल साउंड सुनने को मिलेगी जिसको हम क्रेपिटेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेपिटेशन। एंड यू गाइस आर राइट, इसका दूसरा नाम क्रैकल्स है। क्या है? क्रैकल्स है, या इसको हम राल्स कहते हैं, राल्स, ठीक है, RALES। इसका मतलब यह है कि एक जो ड्राई लीफ या सूखा हुआ पत्ता होता है, इस पे बंदे का जब पाँव आता है तो उसका एक साउंड होता है कि नहीं? उसी तरह की साउंड को हम क्रैकल्स या राल्स कहते हैं। आज क्लास के बाद घर जाने में के बाद टाइम मिले, मोबाइल हर एक के पास है, आप यूट्यूब पे दे दें हाउ टू हेयर क्रैकल्स, तो आप लोगों को फिर हैंड फ्री लगाए और वो क्रैकल साउंड आप लोगों को सुनाएंगे। तो जिस तरह आप ड्राई पत्ते पे पाँव रखते हैं और उसका एक क्रंची सा साउंड होता है, उस साउंड को हम क्रैकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैकल्स। लेकिन ये इंस्पायरेटरी साउंड होता है, जब बंदा सांस लेता है तो उसी टाइम वो ऑक्सीजन इन करता है। कौन सा? ऑक्सीजन। लंग्स का काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज करना है, लेकिन अगर लंग्स में पहले से पानी है, लंग्स में पहले से पानी है, तो आया जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज है वो हो सकेगी? नहीं होगी। व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज देयर विल बी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डिस्पनिया, ऑर्थोपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड PND। ये सारे सिम्टम इसलिए आते हैं कि जब लेफ्ट साइड काम करना छोड़े तो बैक प्रेशर लंग पे लगती है और पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। अब यहाँ पे लंग्स के अंदर जो फ्लूइड है, इसका इशू लंग्स का अपना है कि हार्ट का है? हार्ट का है। इसको कहते हैं कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। क्या कहते हैं? कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि इसका ओरिजिन जो है वो हार्ट है, वो कार्डियोजेनिक है। अब सवाल ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, इस बंदे को जब हम क्रैकल या हार्ट सुनते हैं तो फिर इसको हम एक प्रेफर करते हैं कि ईको कराए। क्या कराए? ईको। इसके बाद हम करते हैं कि डू यूर ईको, एक ईको कराते हैं, और यहाँ पे ईको के अंदर याद रखें लेफ्ट वेंट्रिकल की जो इजेक्शन है या जो उसकी कार्डिक आउटपुट है वो ज़्यादा है कि कम है। तो ईको के अंदर हम ये देखेंगे LEF या LVF इसको कहते हैं। LVF से मुराद ये है लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, LVEF, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट इन अ फ्रैक्शन सेकंड, दैट इज रीड बाय ईको। इसको LVEF कहते हैं या लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। ये नॉर्मली हेल्दी हार्ट में 55 से लेके 60 तक होना चाहिए। आप जब भी ईको करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन भी देखें तो वो हेल्दी बंदे में 50 से 60 तक होता है, किसी का 55, किसी का 56। इन लोगों में ज़्यादा होगा कि कम? दैट इज़ लेस देन 50%। यार इजेक्शन फ्रैक्शन से मुराद कि हार्ट की जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या है? कम है। वाई? बिकॉज द हार्ट इज फेल टू फॉर्म, द हार्ट इज इन फेलियर। वो किस में है? फेलियर में है। अब इसके बाद another टेस्ट वी शुड डू, दैट इज एक्सरे। हम क्या करते हैं? एक्सरे। तो एक्सरे विल शो एक्सिस फ्लूइड इन द लंग्स, पल्मोनरी एडिमा। यहाँ पे लेके एक्सिस फ्लूइड इन द लंग, तो आप लोग को यहाँ पे एक्सिस फ्लूइड आ जाएगी नज़र, फ्लूइड इन लंग्स। अब इस पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे? ड्रग ऑफ द चॉइस क्या देंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है एग्ज़ाम के लिए।
ड्रग ऑफ द चॉइस का मतलब यह है, इफ अ पेशेंट इज हार्ट फेलियर पेशेंट, उसको हम ऐसे ड्रग देंगे जिससे हम हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करें, बढ़ाएं। तो हम डिजॉक्सिन देते हैं, क्या कहते हैं, डिजॉक्सिन, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसको हार्ट फेलियर है और हार्ट फेलियर की वजह से उसको पल्मोनरी क्या है, एडिमा है, तो हार्ट फेलियर मे नॉट किल द पेशेंट बट एडिमा ऑफ द लंग्स कैन किल द पेशेंट, क्योंकि हम एयर एक्सचेंज को ख़राब नहीं करने चाहते हैं। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जिसके ज़रिए हम एक्सेस फ्लूइड लंग से फ्लश करें और यूरिन की शक्ल में बाहर निकालें। तो दैट इज डायूरेटिक्स। क्या है, डायूरेटिक्स। एनी ड्रग विच इंक्रीज यूरिनरी वॉल्यूम बाय फ्लशिंग एक्सेस फ्लूइड आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डायूरेटिक्स। आप लोगों में से डायूरेटिक्स के टाइप्स कौन बता सकता है? शाबाश, ये सेकंड आखिरी 2 रोज वाले आप लोग भी क्लास में, हाँ ठीक है ना। हाँ, वन इज लूप डायूरेटिक, कौन से है, लूप। हाँ जी, आप लोग एक दूसरे को देख रहे हो, इधर देखो और आंसर करो। आप लोगों में से कोई बता सकता है? एक है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, जिसको हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। तो अभी तक 2, लूप डायूरेटिक, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। वन इज थायाजाइड डायूरेटिक्स, कौन से, थायाजाइड डायूरेटिक्स। एक है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। आप लोग ये 3-4 याद रखें। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो थायाजाइड डायूरेटिक्स है और लूप डायूरेटिक है। अब जो थायाजाइड डायूरेटिक है, ये MCQ याद रखें, जब भी हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम Na+, तो जहाँ से सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है वो अपने साथ वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करता है। किस चीज़ को, वाटर को। अगर आप ऐसा ड्रग दें कि उस पर आप किडनी के अंदर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन क्या करें, ब्लॉक करें, तो जब सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर वाटर भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो वाटर बॉडी में आएगा कि यूरिन में जाएगा, यूरिन में, तो यूरिन वॉल्यूम क्या होगी, ज़्यादा, तो डायूरेटिक है। तो ऐसा ड्रग जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन किडनी से 25% ब्लॉक करें, कितना, 25%, और वो लूप ऑफ हेनले पे काम करे, तो उसका नाम लूप डायूरेटिक है। क्या है, लूप डायूरेटिक है। लूप ऑफ हेनले इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये तो पता है कि नहीं। PCT, DCT ये सारे किसके पार्ट है, नेफ्रॉन के। तो इस क्लास में इतना याद करें, सबको फिर से बता रहा हूँ कि ऐसा डायूरेटिक जो लूप ऑफ हेनले पे काम करे और सोडियम का कितना % रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक करे, 25%, उसका नाम लूप डायूरेटिक है। क्या है, लूप डायूरेटिक। अनदर पॉइंट, ऐसा ड्रग जो DCT पे काम करे, कहाँ पे, DCT, और वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन 8% ब्लॉक करे, कितना, 8, दैट इज थायाजाइड डायूरेटिक। उसका नाम क्या है, थायाजाइड डायूरेटिक। अब सवाल यह है कि लंग्स में पानी है, लंग्स के अंदर एक्सेस फ्लूइड है, तो हम ऐसा डायूरेटिक देंगे कि जल्दी इस फ्लूइड को निकाले या स्लोली, जल्दी। तो कितना % सोडियम रीअब्जॉर्ब कम करेंगे तो सोडियम के साथ ज़्यादा पानी निकलेगी, 25%। तो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एडिमा इज लूप डायूरेटिक या थायाजाइड, लूप डायूरेटिक। और लूप डायूरेटिक में जो ड्रग आता है उसका नाम फ्यूरोसिमाइड है। क्या है, फ्यूरोसिमाइड। तो यहाँ पे लेके दैट इज कॉल्ड फ्यूरोसिमाइड, ये MCQ जरूर आता है। और फ्यूरोसिमाइड इज अ पार्ट ऑफ लूप डायूरेटिक। ये क्या होता है, लूप डायूरेटिक। और इसका जो ब्रांड नेम है दैट इज लेजिक्स इंजेक्शन। लेजिक्स टैबलेट भी आती है, लेजिक्स इंजेक्शन में भी होता है। IM लगाते हैं 5 mg, 25 mg, इस तरह इसके अंदर डोज होते हैं। 25 mg लगा के पेशेंट को बताते हैं कि इस इंजेक्शन के बाद आपको यूरिन ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये वो ड्रग है जो यूरिन वॉल्यूम को क्या करेगी, बढ़ाएगी। एक पेशेंट है उसका BP 200/100 में चला गया है, तो अब उसको कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे जिससे हम BP एकदम कम करें? हम फ्यूरोसिमाइड लगाते हैं। लेकिन एक बंद आता है, ये मेरे साथ प्रैक्टिस में हुआ है, एक बंद आता है उसका 200/100 BP है, लेकिन वो बंदा डायलिसिस में भी है। किस में है, डायलिसिस में। वहाँ पे इंसान ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि फ्यूरोसिमाइड ये BP या यूरिन वॉल्यूम तब बढ़ाता है जब ये लूप ऑफ हेनले पे काम करे। कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले। और अगर एक बंदा डायलिसिस पे है, उसका पहले से किडनी क्या है, फेल है, कैन दिस ड्रग वर्क, नो। उस बंदे को फिर लेबिटोलोल इंजेक्शन लगाते हैं, लेबिटोलोल जिसको कहते हैं। लेबिटोलोल एज अ बीटा ब्लॉकर, ठीक है। प्लेडेक्स लेते हैं, प्लेडेक्स ड्रिप लेते हैं और उसमें 5% लेबिटोलोल डालते हैं। 5 मिनट में बंदा जनाब खुद चल के जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि सीवियर हाइपरटेंशन में अगर रीनल फंक्शन इंटैक्ट है,
फिर ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है, फ्यूरोसिमाइड है। लेकिन अगर रीनल फंक्शन नहीं है या किडनी फेल है या बंदा डायलिसिस पे है तो उसमें हम फिर लूप डायबिटिक नहीं देते, फिर लेबिटेलोल देते हैं। ये भी याद रखें, ठीक है, ये प्रैक्टिस में काम आता है। ओके जी, अब ये जनाब आप लोग को पता चल गया। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कंसेप्ट वाइज, क्योंकि लेफ्ट साइड जो हार्ट फेलियर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसकी कंसेप्ट ये है, देखें आसान, ये डायग्राम देखें तो आप लोग के सारा का सारा जो कंसेप्ट है दैट बिकम वेरी वेरी इजी। हम कौन सा साइड हार्ट फेलियर पढ़ रहे हैं, लेफ्ट, तो वी विल फोकस ऑन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा जी, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो यहाँ पे माइट्रल वाल्व है, कौन सा है, माइट्रल वाल्व। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड इयोटा में जाता है तो यहाँ पे इयोटिक वाल्व है और ये असेंडिंग इयोटा है। बात समझ रहे कि नहीं। अब यहाँ पे प्लीज़ एक पॉइंट याद रखें, इयोटा इज़ द बिगर आर्टरी या स्मॉलर आर्टरी, बिगर आर्टरी। तो इयोटा के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा कि कम, ज़्यादा होता है, इयोटा के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल इतना ज़ोर से कंट्रैक्ट करेगा कि वो इयोटा की प्रेशर को ओवरकम करे, तब जाकर ब्लड आगे जाएगी। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और ये कम कंट्रैक्ट कर रहा है, कैन दिस ब्लड विल गो अगेंस्ट दिस हाई प्रेशर, नो। पूरे बॉडी को ब्लड देने का मतलब कि वेंट्रिकल हैज़ टू पंप मोर देन द प्रेशर ऑफ इयोटा। ये बात समझ रहे कि नहीं। अब अगर एक बंदा है उसमें हाइपरटेंशन है, क्या है, हाइपरटेंशन, HTN, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, मैंने वर्ड लिखा था अनकंट्रोल्ड। एक बंदा है उसका BP बढ़ रहा है लेकिन वो न टाइम पे मेडिसिन ले रहा है न वो डाइट से एहतियात कर रहा है, तो उसका BP क्या है, अनकंट्रोल्ड है, वो बढ़ता जा रहा है। तो व्हाट विल बी द प्रेशर इन इयोटा, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा डेफिनेटली, BP ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। अब इस बंदे में जो पहले वेंट्रिकल प्रेशर से काम करता था तो आया अब उस कंडीशन में जब हाइपरटेंशन है तो सेम रेट से कंट्रैक्ट करेगा कि ज़्यादा करेगा। और वेंट्रिकल को इस हाई प्रेशर को ओवरकम करने के लिए अपनी जो है ना सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नंबर क्या करना होगा, ज़्यादा। वो पावर हाउस ऑफ क्या है, सेल है, तो उससे ओवरऑल वेंट्रिकल का साइज क्या होगा, ज़्यादा। तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन कैन कॉज लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। ये क्या कराता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सुन ले, जब हार्ट की हाइपरट्रॉफी में चला जाए और अब BP कम ना करे, अनकंट्रोल्ड रहे, एक वक्त आएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना इसके मसल जो है वो वीक हो जाएंगे, बार बार किस वजह से, कंट्रैक्शन। एक वक्त आएगा कि ये जो हाइपरट्रोफाइड वेंट्रिकल है ये इस हाई प्रेशर के खिलाफ कंट्रैक्ट करने में फेल हो जाएगा। तो जब ये फेल होगा तो उसकी कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी कि कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर ये इतना कंट्रैक्ट नहीं करेगा कि वो बॉडी की डिमांड को पूरा करे। तो लेफ्ट साइड का इशू है कि राइट का, लेफ्ट साइड। इसलिए अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन कैन कॉज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अब MCQs एक आता है, एक बंदा है 48 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, उसकी डेथ हो गई, क्या हो गई, डेथ। लेकिन वो पिछले 20 साल से उसकी BP क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। फिर घर वालों ने ये सोचा कि इसकी डेथ की वजह क्या है, क्योंकि खानदान में एक बंदा और भी ऐसा मरा था। तो वो डेथ की काज मालूम करते हैं तो वो मरने के बाद ऑटोप्सी करते हैं, क्या करते हैं, ऑटोप्सी। तो जब उसकी हार्ट को हम देखते हैं तो उसमें चेंजेस क्या होगी, शाबाश, चेंजेस। द चेंज इन द हार्ट इफ अ पेशेंट इज डाइड बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। ये भी एग्जाम में आता है। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हुई है, इट्स मीन कि इस बंदे की जो प्रेशर है इयोटा में वो बहुत क्या थी, ज़्यादा, जिसके खिलाफ लेफ्ट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना छोड़ दिया। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट ना कर पाया तो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज जीरो एंड द पेशेंट बिकम डाई। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर दैट इज स्ट्रोक। वो क्या होता है, स्ट्रोक। और अगर ब्रेन को हम ब्लड सप्लाई कम दे तो डिक्रीज या हाइपो परफ्यूजन टू द ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोक। इसका कहते हैं स्ट्रोक। तो फालिज का अटैक हो सकता है कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। अब सुन ले, अब आते हैं यहाँ पे इस कंडीशन, ये कौन सा वाल्व है, माइट्रल वाल्व है। अब ये माइट्रल वाल्व अपने नॉर्मल से क्या है, नैरो है, क्या है, नैरो। तो कैन दिस लेफ्ट एट्रियम गिव ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, नो। तो यहाँ पे ब्लड ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा। और आप लोगों को पता है कि जो लंग्स है, लंग्स, इन दोनों लंग्स से पल्मोनरी वेन्स आते हैं लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आते हैं, राइट वेंट्रिकल से। ऐसा है क्या, नहीं। तो आप लोग मुझे ये बताएं, ये जो वेन है ये तो आगे ब्लड दे रहे हैं लेकिन ये एट्रियम आगे ब्लड नहीं दे रहा। बात समझ रहे क्या, नहीं।
तो एक वक्त आएगा कि लेफ्ट एट्रियम की जो साइज है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब ये ब्लड आगे दे नहीं सकेगा तो प्रेशर आगे जाएगी कि बैकवर्ड, बैकवर्ड। तो इस वेन के अंदर ब्लड की प्रेशर क्या होगी, ज़्यादा। जब ये बढ़ जाएगा तो लंग्स से आगे ब्लड आ सकेगा नहीं, तो बैक प्रेशर किस पे जाएगी, लंग्स पे। और रिटेंशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी एडीमा। अब इस बंदे में पल्मोनरी एडीमा तो हुआ है, लेकिन इसका प्राइमरी प्रॉब्लम हार्ट का है, तो इसका नाम कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा होता है। अब देखें इस बंदे के अंदर जब हम लंग्स में देखते हैं तो लंग्स के सेल को हम एल्व्यूलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई। अब इन एल्व्यूलाई के अंदर एक्सेस फ्लूइड है, क्या है, एक्सेस फ्लूइड। इसकी मिसाल ग्लास है, ग्लास को आधे पानी से आप भर दें और इस तरह कर, हम ऐसे खड़े हैं या बैठे हैं तो हमारे लंग्स ऐसे होते हैं, तो पानी जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगी कि ऊपर, नीचे। तो आधी एल्व्यूलाई भरी हुई है और आधी अभी भी है, तो बंदा सांस तो लेता है लेकिन मुश्किल से ले रहा है, क्योंकि आधी स्पेस फ्लूइड ने घेरी है, उसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा। अब ये बंदा रात को सोता है, रात को सोता है, तो जब ये सोता है सुपाइन में तो एल्व्यूलाई ऐसी होगी कि चेंज हो जाएगी। तो जब आधे ग्लास में पानी है और अब वो ग्लास ऐसे हो गई तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता पूरे ग्लास में फैल जाएगी क्या, नहीं। लेकिन इस फ्लूइड को पूरे एल्व्यूलाई में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कोई आधा घंटा 45 मिनट लगते हैं। बंदा तो सो जाएगा, नींद आ जाएगी, लेकिन नींद के दौरान जब उसकी पूरी एल्व्यूलाई किससे भर जाएगी, फ्लूइड से, तो उसको सांस आना बंद हो जाएगा कि नहीं। तो जब वो बंद होगा तो वो एकदम उठ जाएगा, जब वो उठेगा तो वो बैठेगा और लंबी लंबी सांसें लेगा कि मैं तो मरने वाला हूँ। जब वो बंदा दौड़ के फ्रेश एयर लेने के लिए खिड़की के पास जाएगा तो उसकी पोस्चर फिर क्या हो जाएगी, वर्टिकल, तो पानी फिर नीचे आ जाएगी, तो फिर थोड़ा बहुत एयर होगा कि नहीं होगा। तो सांस लेने में जो दुश्वारी है उसी टाइम पे थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। फिर सोएगा, फिर मसला। तो ये मसला कंटिन्यूस होता है कि ऑन ऑफ, तो पैरोक्सिस्मल का मतलब ऑन ऑफ है, ड्यूरिंग द नाइट है, नॉक्टर्नल है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है तो डिस्पनिया है, इसको PND कहते हैं, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया। तो जब आप कार्डियोलॉजी में इंटर्नशिप करते हैं या कार्डियोलॉजी में हाउस जॉब करते हैं तो सबसे पहला सवाल यह है कि हार्ट फेलियर पेशेंट को अगर हम वार्ड में इन करते हैं तो उसका बेड पोजीशन क्या होना चाहिए, कंप्लीटली सुपाइन में या अपराइट में, अपराइट में। वो बेड आते हैं ना, इसको हम ऊपर करते हैं, तो उसकी ये वाली जो जगह है वो थोड़ी सी अपराइट होनी चाहिए ताकि इसके जो लंग्स है वो पूरे सुपाइन में ना चले जाए, वरना उसको डिस्पनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पे जो फ्लूइड है, इन फ्लूइड को ख़त्म करने के लिए हम कौन सा ड्रग देंगे, फ्यूरोसिमाइड। लेकिन फ्यूरोसिमाइड एक इंजेक्शन लगाया, 2 लगाए, तो फिर पेशेंट को स्टेटस के साथ देखेंगे कि उसकी सांस में बेहतरी आई कि नहीं। अगर वो कहते हैं आई एम फीलिंग बेटर, लेकिन पता नहीं डॉक्टर साहब मेरे हाथों में अकड़ाव सी हो गई, आपने फ्यूरोसिमाइड तो लगा दिए, सांस लेने में दुश्वारी तो ख़त्म, लेकिन अब मेरे हाथ में अकड़ाव आ गया है, स्पाज़म आ गई है, लूप डायूरेटिक कैन लूज कैल्शियम, इट कैन काज हाइपोकैल्सीमिया। इसलिए कहते हैं कि लूप डायूरेटिक लगाने के साथ साथ पोटाशियम चेक करें और कैल्शियम चेक करें। यह हाइपोकैलेमिया भी कराता है और हाइपोकैल्सीमिया भी कराता है। और हाइपोकैल्सीमिया कैन काज टेटनी, वो क्या कराता है, टेटनी, एंड दैट कैन काज स्पाज़म ऑफ द हैंड मसल। समझ गए क्या नहीं। तो इसलिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर एक पेशेंट है वो लूप डायूरेटिक फ्यूरोसिमाइड नहीं है तो हम यहाँ पे इथाक्रेनिक एसिड देते हैं, कहते हैं इथाक्रेनिक एसिड। लेकिन जो इथाक्रेनिक एसिड है ये भी लूप डायूरेटिक है, लेकिन दैट इज ओटोटॉक्सिक। ये क्या है, ओटोटॉक्सिक। ये जिस बंदे के कान में मसला हो उसको नहीं दे सकते, रिमेनिंग सारों को दे सकते हैं। तो लूप डायूरेटिक के 3 साइड इफेक्ट्स हैं। नंबर 1, ओटोटॉक्सिसिटी, ईयर डैमेज करता है, इट कैन काज हियरिंग लॉस। क्या कराता है, एक बूढ़ा बंदा है, बुजुर्ग टाइप बंदा है, उसकी पहले से यहाँ पे कान में मशीन लगा है, ऐसे लोग होते हैं कि नहीं, वो आवाज़ नहीं सुनते, तो बूढ़े लोगों में हम हियरिंग एड मशीन लगाते हैं, तो उसको आप लूप डायूरेटिक ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि लूप कैन लूज हेयरिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, ये हियरिंग लॉस कराता है। ये इनर ईयर को डिफेक्ट करता है, कौन सा, इनर ईयर। और ये वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व को डैमेज करता है, तो इट कैन काज सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखें, ओटो का मतलब क्या है, एयर। ओटोटॉक्सिसिटी कराता है। नंबर 2, हाइपोकैलेमिया कराता है और हाइपोकैल्सीमिया कराता है। ठीक है, ये आप लोगों ने, अगर एक बंदा है ना उसका कैल्शियम लेवल बहुत क्या है, ज़्यादा है, उसका एक वजह क्या हो सकता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म। PTH हार्मोन का काम क्या है, कैल्शियम बढ़ाना के काम करना, बढ़ाना। अगर PTH ज़्यादा है
आप ड्रग दे रहे हैं लेकिन कैल्शियम कम नहीं हो रहा, तो हम एक डोज किसकी लगाते हैं, फ्यूरोसिमाइड, क्योंकि इट कैन लूज कैल्शियम, ये कैल्शियम को लूज करता है। और कैल्शियम ज़्यादा का मतलब कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ मिलकर रीनल क्या बनाते हैं, स्टोन्स बनाते हैं, बहुत सारे मसाइल करते हैं। तो कैल्शियम की मकदार न बढ़नी चाहिए न कम होनी चाहिए, और नॉर्मल मकदार 8 से लेके 12 मिलीग्राम पर डीएल होता है। ठीक है, ब्रेक करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर ले रहे शाबाश, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जो टोरेक्स से वो नेक्स्ट क्लास में फ्रेश पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि राइट साइड हार्ट फेलियर को ख़त्म करें और ये डिस्कस करें। तो वो तो इनगन रीजन है ना, पेल्विक अलग पढ़ाएंगे, पहले हमने किसी को पढ़ाई नहीं है। हाँ, फुट के मसल जो है ना वो एनिमेशन में ड्रा करूँगा।